तो शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे वर्क डन अंडर डिफरेंस थर्मल अंडर डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। वर्क डन अंडर डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो सबसे पहला थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम देखें तो टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का इक्वेशन होता है वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 RT log 10 base V2 by V1। 2.303 RT log 10 base V2 by V1। पिछले वीडियो में हम यहाँ पे log E base कर दिए थे, ये 10 base होगा, पीछे सही कर लो। तो वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 RT log 10 base V2 by V1। ये होता है हमारा इक्वेशन वर्क डन का। और आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर होता है कांस्टेंट और इक्वेशन होता था हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस का PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, कुछ भी ले लो बट कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे V2 by V1 है, हम यहाँ पे V2 by V1 की अगर वैल्यू निकालें V2 by V1 तो ये बराबर में आएगा P1 by P2 के। V2 by V1 is equal to P1 by P2। रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आ जाएगा आइसोथर्मल का वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू 2.303 RT log 10 base P1 by P2। तो ये दो फॉर्मूला है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का। सेकेंड प्रोसेस होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस करता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन इज इक्वल टू एडियाबैटिक इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1। इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम बाय गामा माइनस 1। गामा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। गामा इज इक्वल टू होता है Cp बाय Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वर्क डन अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1। And we know that P for any gas के लिए इक्वेशन होता है PV is equal to nRT। PV is equal to nRT। PV is equal to nRT है तो P1 V1 is equal to होगा nRT1 और P2 V2 nRT2। यानी कि P1 V1 के जगह पे हम nRT1 भी लिख सकते हैं और P2 V2 के जगह पे हम nRT2 भी लिख सकते हैं बाई गामा माइनस 1। nR यहाँ से कॉमन लेंगे अगर तो nR इंटू T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1। तो वर्क डन अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑल्सो इक्वल टू nR T1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1 और वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। तो यहाँ भी दो फॉर्मूला है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तीसरा देखो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक प्रोसेस प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोबारिक प्रोसेस का ये ऐसा प्रोसेस है जहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस होता है पिछले वीडियो में बताया था डेल्टा पीवी। क्या होता है डेल्टा पीवी, यानी कि प्रेशर का चेंज इनटू वॉल्यूम का चेंज। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि प्रेशर हमारा चेंज नहीं कर रहा है तो प्रेशर तो बाहर आ जाएगा P, अंदर में बचेगा डेल्टा V यानी कि वॉल्यूम का चेंज। तो वर्क डन अंडर आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा P इंटू VF माइनस VI।
वर्क डन अंडर आइसोबारिक प्रोसेस इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फोर्थ प्रोसेस होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस हम पहले बता चुके हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस जहां भी है वहां पे वर्क डन जीरो होता है, उस सिस्टम का वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या होता है कांस्टेंट? कल तो पूरा पता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? P डेल्टा V, यानी कि प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम में क्या हो गया हमारा? जीरो। डेल्टा V जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन अंडर आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो। प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं, बट यहाँ पे लॉग ई बेस था आइसोथर्मल प्रोसेस में, यहाँ पे 10 बेस कर लेना, करेक्शन ये करना है। तो ये था वर्क डन अंडर डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो आगे बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ लॉ दिए गए हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ लॉ दिए गए। कुछ लॉ दिए गए, ठीक है। इसमें आता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। बेसिकली चैप्टर में बस ये 3 लॉ के बारे में पढ़ना है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे जीरोथ लॉ, देन फर्स्ट लॉ एंड देन सेकेंड लॉ। तो जीरोथ लॉ शुरू करने से पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको समझने से पहले तुमको एक पहले टर्म समझना पड़ेगा, और वो टर्म है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम, या इसको थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम हम किसको कहेंगे? कोई भी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस हो रहा है किसी सिस्टम में, ठीक है। कोई भी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस किसी सिस्टम में हो रहा है तो उस सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम तब कहेंगे सपोज ये सिस्टम है हमारा जो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस कर रहा है, ठीक। इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे जब समय के साथ विथ टाइम इसका जो थर्मोडायनामिकल पैरामीटर डज नॉट चेंज। थर्मोडायनामिकल पैरामीटर डज नॉट चेंज विथ टाइम। ये क्या लिखा? यानी कि देखो, कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होगा, कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उस सिस्टम का थर्मोडायनामिकल पैरामीटर समय के साथ चेंज ना करे। थर्मोडायनामिकल पैरामीटर हम पिछले वीडियो में बताए थे, पिछले लेक्चर में। थर्मोडायनामिकल पैरामीटर जनरली 7 होता है, ठीक है। 7: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, ठीक। तो ये जो 7 थर्मोडायनामिकल पैरामीटर है या और भी थर्मोडायनामिकल पैरामीटर होते हैं, वो समय के साथ चेंज नहीं करे किसी भी सिस्टम का, तो उस सिस्टम को हम किस चीज में बोलेंगे? इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने से पहले हमें थर्मल इक्विलिब्रियम को समझना था। कोई भी थर्मोडायनामिकल पैरामीटर समय के साथ चेंज ना करे, दैट इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि सपोज A is in thermal equilibrium with P,
ए कोई सिस्टम ए है और कोई सिस्टम सी है, तो सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, और सपोज सिस्टम बी इज ऑल्सो इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी। ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि व्हेन ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा और बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स दैट कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर समय के साथ चेंज नहीं कर रहा, यानी कि थर्मोडायनामिकल पैरामीटर नहीं चेंज कर रहा, और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। मेन बात समझने वाली है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस चीज का कॉन्सेप्ट देता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें टेम्परेचर के बारे में समझाता है, टेम्परेचर के बारे में बताता है। थर्मल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे थर्मल वर्ड ही टेम्परेचर से आता है, हीट से आता है, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं तो प्रेशर, वॉल्यूम, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब तो समय के साथ चेंज नहीं करेंगे, टेम्परेचर भी समय के साथ चेंज नहीं करेगा। तो ए और सी का टेम्परेचर अगर सेम है, मतलब इन दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी का अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है या सेम है, तो ए और बी का भी आपस में टेम्परेचर सेम या कांस्टेंट होगा। तो ये हमें टेम्परेचर के बारे में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। नौ शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत सिंपल चीज कहता है, बहुत ही सिंपल चीज, कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, जब भी सिस्टम की बात आता है तो हम ऐसा कोई सिस्टम लेते हैं जहां पे कुछ कंटेनर में कोई चीज रखा हुआ है, गैस, कुछ भी। तो कोई भी सिस्टम है, अगर पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे, ये होता है पिस्टन, ये एक टिपिकल सिस्टम है, ठीक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि अगर हम dq अमाउंट ऑफ हीट, dq अमाउंट ऑफ हीट, ये हीट है, ठीक है, अगर हम इस सिस्टम को दे, इस सिस्टम को दे, तो ये जो सिस्टम है इस हीट का यूटिलाइजेशन दो रूप में करेगा। तो ये हम dq अमाउंट ऑफ हीट अगर हम इस सिस्टम को दिए, तो ये क्या करेगा, एक तो अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा du, और एक हमारा वर्क डन करेगा dw। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को dq अमाउंट ऑफ हीट दें, तो वो दो काम करेगा, एक अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, इंटरनल एनर्जी एक थर्मोडायनामिकल पैरामीटर है, ठीक है। तो अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वो कुछ वर्क डन करेगा। क्या करेगा? वर्क डन। और dq अमाउंट ऑफ हीट जो दिए वो du प्लस dw में कन्वर्ट होगा, ठीक है। dq अमाउंट ऑफ हीट दिए और du प्लस dw हुआ, ठीक है। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये यहाँ पे हीट है, dq हीट है, u इंटरनल एनर्जी है और w वर्क डन, वर्क। तो हीट तो पता है, कोई भी हीट हम दिए सिस्टम को, तो दो काम में यूज किया, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी क्या, हम इंटरनल एनर्जी को समझते हैं। इंटरनल एनर्जी इसको कहते हैं। इंटरनल एनर्जी एक थर्मोडायनामिकल पैरामीटर होता है। इंटरनल एनर्जी हम देखो किसको कहते हैं, कि हमारे पास अगर कोई सिस्टम है, उसके अंदर जो भी गैस फील्ड है या जो भी हमारा फ्यूल फील्ड है, तो इसके पास क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स है या मॉलिक्यूल्स। तो जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, ये कॉन्स्टेंटली, इनके पास कुछ एनर्जी रहता है, ठीक है, इनके पास कुछ एनर्जी हमेशा रहता है। इनके पास जितना भी टोटल एनर्जी है, ऑल द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, जितना भी टोटल एनर्जी है, उन सब को हम क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, U। टोटल एनर्जी किस किस रूप में होगा,
इनके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकता है, रोटेशनल एनर्जी हो सकता है, जितना भी तरह का एनर्जी हो, डॉट 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 डॉट, जितना भी तरह का एनर्जी किसी भी फॉर्म में, इस एटम्स और मॉलिक्यूल्स, सिस्टम के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पास जितना भी एनर्जी होगा, उन सब के सम को, उन सब के टोटल को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो हमारा जो डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर हम इसको दें तो डीयू बढ़ेगा या इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा और वर्क डन कुछ होगा। एंड दैट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद हम देखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जब क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रोसेस आता है, जब ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमें साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है, साइन कन्वेंशन, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी राइज होते हैं हमेशा, दो पॉसिबिलिटी हमेशा राइज होगा कि या तो हम डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए, ये हमारा क्या है सिस्टम, ये क्या है सिस्टम, और इसके आसपास क्या है सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम को छोड़ के दुनिया में जितना भी चीज है, यानी कि कोई भी सिस्टम तुम रख लो, किसी भी रूम में भी रख लो, तो उस सिस्टम को छोड़ के ये पूरे यूनिवर्स क्या है सराउंडिंग, पूरे यूनिवर्स को सराउंडिंग किया जाता है। तो हमेशा दो पॉसिबिलिटी राइज होंगे हीट में और वर्क में। एक तो कि अगर हम हीट दिए किसको, सिस्टम, तो व्हेन सिस्टम को जब हम हीट दिए, हीट गिवन टू द सिस्टम, यानी कि अगर हम सिस्टम को हीट दिए तो हम dq क्या लेंगे पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन है, ठीक है। अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो दैट्स dq इज पॉजिटिव। अगर हम सिस्टम से हीट ले रहे हैं, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से अगर हम हीट ले रहे हैं यानी कि सराउंडिंग को हीट मिल रहा है, यानी कि dq किसको मिल रहा है सराउंडिंग को, सिस्टम से सराउंडिंग को, तो यहाँ पे हम dq लेंगे नेगेटिव, दैट्स द साइन कन्वेंशन, ठीक है। अगर हीट हम दे रहे हैं तो दैट्स पॉजिटिव, और अगर हीट ले रहे हैं तो नेगेटिव। क्वेश्चन में काम है, क्वेश्चन में बस बोल देगा कि हीट हम लिए, सिस्टम से हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट लिए, तो जूल ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी लिए, तो वहां पे तुम मालूम कर दिया कि Q इक्वल टू 2 जूल एनर्जी हम लिए, सिस्टम से 2 जूल एनर्जी हम लिए, यानी कि सराउंडिंग को 2 जूल एनर्जी मिला, तो वहां पे तुम dq इक्वल टू +2 जूल नहीं -2 जूल लिखना, यानी कि हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम। और वर्क के लिए क्या होता है, वर्क के लिए भी दो पॉसिबिलिटी है, एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि जब हम dq अमाउंट ऑफ हीट दिए तो एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा, और दूसरा क्या किया, मान लो कि ये जो हमारा सिस्टम है ये dw वर्क किया, कौन किया, सिस्टम किया, ठीक है, सिस्टम किया, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये क्या होगा कि मान लो कि सिस्टम वर्क करेगा तो क्या होगा, मान लो कि ये हमारा पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे, सिस्टम वर्क किया तो वो इस पिस्टन को खींचेगा तो नहीं ना, वो उसको ऊपर की तरफ उठाएगा, तो पिस्टन हमारा क्या उठ के यहाँ चला जाएगा, मान लो कुछ ऊपर डेल्टा एक्स ऊपर उठ के चला जाएगा पिस्टन, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, इस पे पिस्टन पे वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये जो ऊपर उठ के गया यानी क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, क्या हुआ एक्सपेंशन। तो वर्क डन बाय द सिस्टम बोलो या एक्सपेंशन वर्क बोलो, क्या बोलो एक्सपेंशन वर्क। तो यहाँ पे हम dw लेते हैं पॉजिटिव, क्या लेते हैं पॉजिटिव, यानी कि सिस्टम अगर वर्क करता है तो हम dw पॉजिटिव लेते हैं। और सेकेंड है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि कौन वर्क कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, सराउंडिंग कर रहा है सिस्टम पे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है। तो सपोज अगर हम बोले कि अगर ये सिस्टम है और यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, पिस्टन हमारा लगा हुआ है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऊपर से वर्क डन हो रहा है, ऊपर से वर्क डन हो रहा है, ऊपर से नहीं मतलब हो रहा है, वर्क डन बाहर से हो रहा है। तो ये जो पिस्टन है वो ऊपर नहीं उठने के बजाय नीचे जाएगा, मान लो यहाँ चला गया, डेल्टा एक्स नीचे चला गया, डेल्टा एक्स नीचे चला गया, यानी कि कंप्रेशन हुआ, क्या हुआ कंप्रेशन। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है या कंप्रेशन वर्क हो रहा है, कंप्रेशन वर्क हो रहा है, तो dw इज टेकन एज नेगेटिव, dw क्या लेंगे हम नेगेटिव।
तो साइन कन्वेंशन कहता है हीट अगर सिस्टम को मिले तो dq इज पॉजिटिव, हीट अगर सिस्टम से ले तो dq इज निगेटिव। वर्क डन अगर हम सिस्टम पे करें यानी कि x, हाँ नहीं, वर्क डन अगर हम सिस्टम पे करें तो कॉम्प्रेशन होगा ना, हम कर रहे हैं तो कॉम्प्रेशन यानी कि निगेटिव, और वर्क डन सिस्टम करे तो एक्सपेंशन वर्क और पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, एक होता है हमारा फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स और एक होता है केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री में भी एक थर्मोडायनेमिक्स है। तो हीट का तो कोई बात नहीं, हीट का साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री, फिजिक्स का साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन से मैच करता है, जो वहां होगा वही यहाँ भी हो रहा है। देखो केमिस्ट्री में भी अगर हीट अगर सिस्टम को दे तो dq पॉजिटिव, हीट ले तो dq नेगेटिव, लेकिन केमिस्ट्री में जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। इन केमिस्ट्री में जब तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेगा तो वहां पे ये साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क है वो जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। वहां पे क्या होता है कि अगर केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में देखें तो वहां पे अगर एक्सपेंशन वर्क हो, क्या हो, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो, जब वर्क डन हमारा सिस्टम कर रहा हो, ठीक है, एक्सपेंशन कर रहा हो, तो वहां पे वर्क डन निगेटिव हो जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। सिस्टम निगेटिव, पॉजिटिव, वहां पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और कॉम्प्रेशन वर्क हो तो यहाँ पे निगेटिव है, केमिस्ट्री में पॉजिटिव। तो ये बात ध्यान रखना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? ये कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी ना हम बना सकते ना ही उसको मिटा सकते हैं, वो पहले से ही है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होते रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे फॉलो करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो हम क्या बोले कि dq अमाउंट ऑफ हीट दो सिस्टम को, वो क्या चीज में यूज हो जाएगा, du प्लस dw, यानी कि जो इतना है एनर्जी जो हम दिए वो उतना यूटिलाइज हो गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कुछ एनर्जी ना वेस्ट हुआ ना मिटा, ना क्रिएट किया हम कुछ, ना ही डिस्ट्रॉय किया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको वैलिड बताता है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। सेकंड, जैसे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है, उसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देता है। किस चीज का कॉन्सेप्ट देता है? इंटरनल एनर्जी। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हमारा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा